हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एसटी नंबर 339 और उसका इंग्लिश वाला पार्ट। ठीक है, जो एसटी आपने दिया था अभी उसको आइए एनालाइज करते हैं कि पेपर कैसा था, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स कौन कौन से थे एंड व्हाट वर द अदर एलिमेंट्स दैट यू शुड लर्न फ्रॉम दैट पेपर। तो पेपर का ओवरऑल जो है वो थोड़ा मीडियम टाइप का पेपर था, नॉट वेरी इजी एंड नॉट वेरी टफ। सो इट वाज वन ऑफ द काइंड्स कि जहाँ पे आपको हेल्दी स्कोर करना चाहिए। ऐसे पेपर्स अगर आपके सामने आते हैं तो सर्टेनली यू शुड स्कोर, ठीक है, मोर देन 90% इन सच पेपर्स। So let's start with the question number first, which is 76 here. He was hard up for money and being harassed by his creditor. So the error is this part, in this part, and was being. ठीक है, and was being harassed. ये was इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको and और being के बीच में। इसका रीजन समझिए, ये was क्यों आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, बाई हिज क्रेडिटर्स, ये साफ साफ आपको दिखा रहा है कि ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। तो हार्ड अप फॉर मनी एंड बीइंग हैरेस्ड, दैट मेक्स नो सेंस एट ऑल। ठीक है, तो हार्ड अप फॉर मनी एंड वाज बीइंग हैरेस्ड, तो पैसिव वॉइस में आपको पता है कि वर्ब की फॉर्म आती है और उसके बाद बी या बीइंग जुड़ जाता है कंटिन्यूअस वाले टेंसेस में जब पैसिव बनाते हैं। तो that means his creditors were harassing him, और उसका पैसिव जब आप बनाएंगे तो he was being harassed by his creditors। ठीक है, ऐसा सेंटेंस बनेगा। दूसरा यहाँ पे एक सीखने वाली बात है, ये हार्ड अप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, कई बार इसकी मीनिंग भी पूछी गई है एग्जाम्स में। ठीक है, तो हार्ड अप क्या होता है, यहाँ पे तो साफ साफ इसने लिख दिया ना हार्ड अप फॉर मनी, लेकिन अगर ये फॉर मनी आगे ना भी ऐड करे ना तो हार्डअप की मीनिंग इज ऑलरेडी तंगी। ठीक है, पैसे की तंगी, कड़की। अभी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप हार्डअप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट दिस पार्ट, फॉर मनी लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज आपके फ्रेंड ने आपसे कहा या आपने आपके फ्रेंड से बोला ऐसा स्टेटमेंट, आई एम हार्ड अप दीज डेज। ठीक है, तो आई एम हार्ड अप दीज डेज का मतलब ही हो गया कि आजकल यार पैसे की तंगी चल रही है या आजकल कड़की चल रही है, पैसे बहुत ज्यादा है नहीं। तो आप हार्ड अप कंडीशन, आप सीधे सीधे इसको ऐसे बोल सकते हो, आई एम हार्ड अप दीज डेज। आपको बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा कि आई एम हार्ड अप फॉर मनी दीज डेज। ठीक है, यहाँ पे कह दिया तो दैट इज ओके, थोड़ा सा सुपरफ्लुअस है लेकिन चल जाएगा, अदरवाइज यू कैन यूज इट लाइक दिस। अच्छा, बिल्कुल भी कभी कभी ये कहना पड़ता है कि यार एक फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये पैसे की तंगी चल रही है कहना ऐसा, और एक फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास, उसको आप बोल सकते हैं आई एम ब्रोक। ठीक है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो इस ब्रोक वर्ड को देखिए, अगेन इट इज वेरी ब्यूटीफुल कि लोगों को ब्रेक ब्रोक ब्रेकन। ठीक है, तो एक तो ये ब्रेक का सेकेंड फॉर्म हो जाता है ब्रोक, लेकिन ठीक है इसका एक और मीनिंग होता है विच इज डिवॉइड ऑफ मनी। ठीक है, एकदम पैसा ना होना, तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं ब्रोक। आई एम ब्रोक, आई हैव नो मनी एट ऑल, एंड आई एम हार्ड अप दीज डेज, यानी आजकल थोड़ी तंगी चल रही है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा जो यहाँ पे आपको सीखने के लायक था इस सेंटेंस में। अदरवाइज एरर यहाँ पे वाज, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। आइए अगला देखते हैं 77। He never has taken and will never take such strong measures। देखिए, इंग्लिश के सेंटेंसेस में एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विच इज सिमेट्री। ठीक है, या हारमोनी, इसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं, समझने से मतलब है। सिमेट्री बोलते हैं, हारमोनी या फिर सेंटेंस बोलते हैं, या फिर पैरेललिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी नाम से दें, ऑल दीज आर सेम। तो सिमेट्री का बड़ा ध्यान देना होता है सेंटेंस में। अब इस सेंटेंस में जो एरर है वो आपका सिमेट्री थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है, इसलिए एरर है। ही नेवर हैज टेकन एंड विल नेवर, अभी हो क्या रहा है, सिमेट्री देखिए नहीं है यार, क्योंकि यहाँ नेवर के बाद आपने वर्ब को लिखा है और यहाँ नेवर के पहले आपने वर्ब को लिखा है।
ठीक है, तो 100% आपकी जो सिमेट्री हो रही है वो बैलेंस्ड नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। तो आप उसको कैसे सही करेंगे? ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल, तो विल नेवर को आप बनाइए नेवर विल, ठीक है। ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। एक और बात देखिए, टेकन और टेक रिपीट हुआ है, ठीक है, और ये रिपीट होगा। इसके रिपीट होने का रीजन है कि हैज है, तो हैज के साथ आपकी V3 आती है, और इधर आपका विल है, विल के साथ V1 आता है, ठीक है, विच इज टेक। तो V1 और V3 दोनों की फॉर्म्स अलग अलग है ना, इसलिए ये टेक वर्ड रिपीट होगा। अगर एक ही फॉर्म आने होती, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर बनता कि जहां पे आपको यहां भी टेक की जरूरत है, तो उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं होती, तब उसको सिर्फ एक बार यहां बाद में लिखते हैं आप। लेकिन चूंकि एक जगह टेकन है और एक जगह टेक है, तो इसको आप रिपीट करेंगे। और एरर है ये कि हैज के बाद पहले नेवर आया है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, नेवर बाद में आया है, तो इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है, एंड नेवर विल, तो ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में और एक बात समझना जरूरी है। सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? देखिए, आपका होता क्या है कि आई विल नेवर डू दिस, आई विल नेवर डू दिस, आपका ये नॉर्मल सीक्वेंस होता है कि विल या कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद आपका ये नेवर वगैरह आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नेवर पहले आ रहा है और हैज बाद में आ रहा है, फिर यहाँ अगेन फिर से नेवर पहले आएगा, विल बाद में आएगा। यहाँ पे ये जो इन्वर्जन हो रहा है ना, इस इन्वर्जन का मतलब समझिए, ये रीजन समझिए। द रीजन इज कि आई बिलीव यू, आपने ऐसा किसी से बोला, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू, और फिर आपने उससे बोला कि आई डू बिलीव, तो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? आई बिलीव यू इज ओके, ये आपका नॉर्मल स्टेटमेंट है विदाउट एनी स्ट्रेस। लेकिन जब ये बीच में डू वगैरह ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब आप ऐड कर देते हैं, किसी भी टेंस में ये होता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है कि वो थोड़ा स्ट्रेस्ड है, ठीक है, एम्फसाइज्ड है। तो आई बिलीव यू एंड आई डू बिलीव यू, मीनिंग दोनों की एक है, बट ये आपका नॉर्मल जाता है, बस जनरलाइज्ड वे में आपने कह दिया। लेकिन ये स्ट्रेस्ड है, ठीक है, स्ट्रेसफुल वे में आप उसको फोर्सफुली बोल रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं कि आई डू बिलीव यू, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। ही नेवर हैज एंड नेवर विल, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा फोर्सफुली बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, एम्फसाइज करके बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। सो आई होप यू गॉट द एरर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। 78. I can't do the fourth and fifth questions, but I have done all the others. ठीक है, ये थोड़ा सा बारीक एरर है, इसको पकड़ना इज नॉट वेरी इजी, ठीक है। एंड द रीजन इज दिस, अदर्स। अभी क्या है, ये अदर्स वाला जो वर्ड आपका यूज होता है ना जब भी, तो इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। आप ह्यूमन बीइंग्स के लिए आप सिर्फ अदर्स वगैरह बोल के काम चला लेते हो, लेकिन जब वो चीजों के लिए आता है ना, तो कभी अदर्स नहीं यूज करते हैं, बल्कि अदर थिंग्स यूज करते हैं, ठीक है। और अदर्स आपका सिग्निफाई करता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, पीपल। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। अब आपने ऑल दी अदर्स कर दिया, ठीक है, तो ऑल दी अदर्स तो पहली बात आएगी नहीं, ऑल अदर्स आएगा, लेकिन वो भी अदर्स की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि यहाँ थिंग्स की बात हो रही है। थिंग्स मैंने क्या, क्वेश्चंस, ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन। तो आपने किया क्या है, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाए हैं। आई कांट डू द फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दोनों आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई हैव डन ऑल दी अदर्स, ठीक है। तो ये अदर्स के बजाय आप पूरा इसको लिखिए, क्योंकि अदर थिंग्स आपका ये सही एक्सप्रेशन होता है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, ऑल दी अदर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अदर्स इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली, एंड अदर थिंग्स, अदर बुक्स, ऐसा करके कोई भी चीज आती है तो आपको थिंग वगैरह ऐड करना पड़ता है। तो उस केस में अदर को आप सिंगुलर बनाते हैं, और जो अगला नाउन होता है वो प्लूरल बनता है, जैसे कि अदर क्वेश्चंस या अदर थिंग्स, ठीक है। आइए, तीनों एरर हो गए, अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक
ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड एक्चुअली बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस के अलावा कोई चीज़ आपके काम आएगी नहीं। तो देखो, एक चीज़ इंग्लिश में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है एक चीज़ की, और वो चीज़ है रीडिंग। तो बार बार जैसे रीडिंग 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 के लिए एम्फसाइज किया जाता है, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनको क्यों किया जाता है? देयर आर मेनी रीजंस। अब बताओ यार, कहाँ जाके लिस्ट याद करोगे कि ये मिसस्पेल्ड वर्ड्स की लिस्ट जो है? अभी जैसे एक वर्ड में लिखता हूँ मिसस्पेल्ड, तो पहली बार तो देखो मिसस्पेल्ड, ये खुद ही मिसस्पेल्ड है, ठीक है, ये सही है। तो आप कितना जाके इसको रटोगे और याद करोगे? कौन सा वर्ड आएगा? कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो जनरली मिसस्पेल्ड वर्ड्स तो हाँ आपको बुक्स में मिल जाएंगे कि पीपल ऑफन कंफ्यूज दीज स्पेलिंग्स, सो दीज आर द वर्ड्स विच आर इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है, फॉर द मीनिंग थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू फॉल इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है, तो दैट दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम वेरी इजी फॉर यू। प्लस कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट करना होता है, तो कॉम्प्रीहेंशन में आपको स्पीड रीडिंग भी चाहिए होती है कि बहुत तेजी से आप पढ़ पाएं, और उसके बाद जो पढ़ रहे हैं उसको आप कायदे से समझें। तो ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं आती हैं, ये सारी चीज़ों के लिए आपको रीडिंग करना ही करना पड़ेगा। प्लस वोकैब वगैरह सारा कुछ आपका कवर हो जाता है, क्योंकि आप रीडिंग करोगे तो आपको जाहिर सी बात है खूब सारे वर्ड्स नए नए मिलेंगे। आपको 500, 1000, 150 वर्ड्स मिलेंगे, 2-4 को तो आप डिक्शनरी में पलट के देखोगे ही। सो आपकी वोकैब स्ट्रेंथन होगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट विल इम्प्रूव, एंड स्पेलिंग वगैरह का लफड़ा धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। सो यस, रीडिंग इज रियली वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। And plus, in addition to this, know this कि all great leaders, ठीक है, have been great leaders. All great leaders are great readers first, ठीक है। तो ये उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेट होता है लीडर्स का। जितने भी आप पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में देख लो, किसी भी कंट्री को चलाने वाले जो बड़े बड़े लीडर हुए हैं, ठीक है, वो हमेशा बहुत अच्छे रीडर ही हुए हैं। बिकॉज यू कैन नॉट लिव 100 लाइफ्स, ठीक है, बट यू कैन रीड 100 लाइफ्स, ठीक है, एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट देयर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। सो रीडिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात समझ में आए तो इसको करना शुरू कर देना चाहिए, द सूनर द बेटर। और अगर आप नहीं शुरू करते हैं तो विद टाइम यू विल फेस सम चैलेंजेस। नेक्स्ट वर्ड इज एनोमलस, ठीक है। तो एनोमलस चारों जगह दिया है, लेकिन सही सिर्फ ये है, बाकी सारे के सारे स्पेलिंग्स आपकी गलत हैं। डिक्शनरी में आप आराम से इन सबको चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं। लेकिन एनोमलस का मीनिंग, अच्छा एक्विजिशन की मीनिंग पहले बता दूं। एक्विजिशन की मीनिंग होती है कि सही कौन सा है? सही है सी, ठीक है। एक्विजिशन की मीनिंग होती है अधिग्रहण, ठीक है। आपने उस चीज को अक्वायर कर लिया है, तो यू हैव एक्वायर्ड समथिंग, तो यू हैव एक्वाइज्ड, ठीक है, एक्विजिशन कर लिया है आपने उस चीज का। एंड एनोमलस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको मीनिंग भी आपको समझनी चाहिए। देखिए एनोमलस की मीनिंग मैं बताता हूँ। इसका वैसे तो मीनिंग हो जाएगा असंगत, ठीक है, कि सेइंग समथिंग एल्स, डूइंग समथिंग एल्स। डिस्पैरिटी आपको इंग्लिश में मिलेगा डिस्पेयर, डिस्पैरिटी। तो असंगत, आपके कथनी और करनी में भेद है, या आपके गुणों में बड़ा अंतर है, असमानता। अब इस वर्ड को याद रखने के लिए एक सुंदर सा सेंटेंस मैं लिखता हूं, ठीक है। अगर ये सेंटेंस समझ में आएगा तो आपको एनोमलस की मीनिंग और आसानी से समझ जाएगा। देयर इज नो ग्रेटर anomaly in this world, than a bird which cannot fly. ठीक है, ये देखिए सेंटेंस को जरा देखिए। देयर इज नो ग्रेटर एनोमली इन दिस वर्ल्ड देन अ बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई। अब यार चिड़िया का जो मोस्ट स्पेसिफिक ट्रेट होता है वो क्या होता है? फ्लाई। दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक फीचर ऑफ अ बर्ड, birds fly, but there are some birds which can't fly. Penguin is one of them, ठीक है। तो पेंगुइन है तो बर्ड, लेकिन बेचारी उड़ नहीं सकती। सो है बर्ड और उड़ नहीं सकता,
सो दिस इज द ग्रेटेस्ट एनोमली इन दिस वर्ल्ड. असंगति, विसंगति, असमानता. अब इससे बड़ी विसंगति या असंगति क्या हो सकती है कि है चिड़िया लेकिन उड़ती नहीं है. तो ऐसे कोई भी कंडीशन जब आपकी अराइज होती है तो वो एनोमली कहलाती है, और इसी से आपका एडजेक्टिव एनोमलस बना है. अगेन पैसेज आ गया. देखो पैसेज के लिए अगर लास्ट टाइम का आपने डिस्कशन कवर किया होगा तो वहां पे मैंने क्या बताया था, सेव योर टाइम, डोंट रीड द पैसेज. ठीक है, आपको पैसेज पढ़ना ही नहीं है, आप इसको कवर कर लो. अगर आपके अपने हाथ से कवर कर लो स्क्रीन पे या कुछ ऐसा, कोशिश करो कि आप उधर देखो मत. और आइए आप सारे क्वेश्चंस को करते हैं. 4-5 जितने भी होंगे, कुछ सही कुछ गलत, कैसे होता देखते हैं. The author says that in later years his love of books diminished because A. He did not get many delightful books to read. B. He had better experience with men than with books. C. He had given up the habit of reading books. D. Even the bad experiences he had with men were more valuable than what the noblest books could give. अब ऐसे सेंटेंसेस में देखो, अगर आपके पास छोटा सा पैसेज है, अगर आप पैसेज पढ़ना ही चाहते हो तो यस ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड रीड द पैसेज. ठीक है, उसमें मनाही नहीं है. बट बेटर देन दैट यू कैन सेव योर टाइम एंड बी स्मार्ट. ठीक है, स्मार्ट गेस वगैरह करके आप इसके आंसर को पा जाते हो. अब आप बताओ सबसे ज्यादा फीलिंग कौन से आंसर पे आएगी. ही डिड नॉट गेट मेनी डिलाइटफुल बुक्स टू रीड, इसलिए जो है ना लेटर ईयर्स में हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनिश. डिमिनिश मतलब हो जाता कम हो जाना. तो उसका पुस्तकों के प्रति प्यार जो है कम हो गया बाद के वर्षों में, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल यानी अच्छी किताबें मिलती नहीं थी. तो यार ये कैसा नेगेटिव टाइप का स्टेटमेंट, और ये फैक्ट भी नहीं होता है कि ऐसा तो है नहीं कि आप डिलाइटफुल बुक पाएंगे नहीं. अगर आपको रीडिंग का शौक ही है तो देयर आर मेनी डिलाइटफुल बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन गो एंड हैव मेनी. तो दिस शुड नॉट बी इस पर आपकी फीलिंग ही नहीं आएगी कभी. और दिस इज नॉट द आंसर. नेगेटिव स्टेटमेंट विच इज अनट्रू. ऐसा ट्रूथ है ही नहीं कि उसको किताबें ना मिलें बुढ़ौती में. बुढ़ा हो गया तो उससे क्या, बाजार में तो डिलाइटफुल किताबें हर उम्र के हिसाब से रहती हैं. ही हैड बेटर एक्सपीरियंस विद मेन देन विद बुक्स. पॉसिबल है. ठीक है, क्योंकि देखो बेटर एक्सपीरियंस होते हैं मेन के साथ, लेकिन बुक से ज्यादा. कि किताबें, आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक अच्छा दोस्त 100 अच्छी किताबों के बराबर होता है. तो 100 अच्छी किताबें पढ़ना उससे अच्छा है कि एक अच्छा दोस्त. तो ये पॉसिबल स्टेटमेंट है. He had given up the habit of reading books. अब ये क्या, उसका इसलिए लव ऑफ बुक्स डिमिनिश हो गया क्योंकि उसने किताब पढ़ने की आदत ही छोड़ दी थी. तो ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है, ये भी आपका आंसर है नहीं. इवन द बैड एक्सपीरियंस ही हैड विद मेन. ठीक है, मेन के साथ उसके जो बैड एक्सपीरियंसेस भी थे ना, वर मोर वैल्यूएबल देन व्हाट द नोबलेस्ट बुक्स कुड गिव. ठीक है, तो अगेन प्रोबेबल आंसर कि उसके आदमियों के साथ जो अनुभव था उसका जीवन में, यहाँ तक कि खराब से खराब आदमी के साथ भी जो उसका एक्सपीरियंस था वो अच्छी से अच्छी किताब से मिलने वाले एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा वैल्यूएबल था. ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को पढ़ के ही आपको देखिए फोर्स नजर आएगा इसमें. ठीक है, प्लस आपने 2 ऑप्शन को पहले ही कैंसिल आउट कर दिया है, तो डी ऑप्शन इज मोर फोर्सफुल. प्लस एक और कॉन्ट्राडिक्टरी चीज बी ऑप्शन में आप नोट कर सकते हैं कि इसलिए द क्वेश्चन क्या है कि से लेटर ईयर्स हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनिश्ड, कम हो गया. उसका कारण पूछ रहा है कि क्यों कम हो गया. तो उसका बेटर एक्सपीरियंस विद मेन देन विद बुक्स रहेगा, तो इसकी वजह से उसका कम होना इज नॉट दैट मच पॉसिबल. ठीक है, लेकिन इवन द बैड एक्सपीरियंसेस ही हैड विद मेन वर मोर वैल्यूएबल देन व्हाट द नोबलेस्ट बुक्स कुड गिव. तो इतना ज्यादा इलेबोरेट किया है, एक्सप्लेन किया है, दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर. आपको टिक वो आंसर करना होता है इन पैसेजेस में जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको सबसे अधिक लगे. तो आप डी और बी को आप ठीक है कंपेयर कर लो, तो आप देखना कि ज्यादा सोचने के बाद आपका मन बार बार डी पे ही जाएगा. बी कैंसिल आउट कर देंगे आप. अदरवाइज जिनको अभी भी इसमें जैसे बहुत दिक्कत होती है कि बिना पैसेज पढ़े मैं क्यों डी पे टिक करूं, तो नो प्रॉब्लम, हियर इज द पैसेज, बाजू में लिखा है, जाके पढ़ लो. 1 मिनट 2 मिनट जो भी लगेगा उसमें खर्च करो. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज. मेन आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, यानी मेन थीम पूछ रहा है पैसेज की.
देखो मैंने पहली बार भी बताया था कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट योर आंसर, बुक्स आर ऑलवेज बेटर देन मेन। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है लेकिन हार्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। मैंने बोला था कि ये ऑलवेज वगैरह अवॉइड किया करो, ये कभी आपके आंसर नहीं होते हैं। ओनली, ऑलवेज, ये बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट्स हैं, पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि ये आपका मेन आर्ग्यूमेंट हो। प्लस जो लिखा है वो गलत बात भी है। पहली बात तो ऐसा है नहीं कि बुक्स आर ऑलवेज बेटर देन मेन। प्लस अभी अभी जो आपने आंसर किया है डी, अब देखो बिना पैसेज पढ़े आपने चूंकि डी को सही आंसर माना, तो बिना पैसेज पढ़े, पैसेज के बारे में ये बात तो आपको पता है ही, पैसेज में ये बात लिखी हुई है, ये बात आपने कबूल कर लिया है कि इवन द बैड एक्सपीरियंसेस विथ मेन आर मोर वैल्यूएबल देन द नोबलेस्ट बुक्स कुड गिव। तो ये स्टेटमेंट तो पैसेज में 100% है ना, ये तो आपने एक्सेप्ट कर लिया पहले, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ए कैन नॉट बी द आंसर। देयर आर मोर प्योरली डिलाइटफुल मेन देन प्योरली डिलाइटफुल बुक्स, पॉसिबल। इसलिए पॉसिबल क्योंकि अभी आपका ये स्टेटमेंट देखो जिसको आप सही मान चुके हो कि इवन द बैड एक्सपीरियंस ही हैड विथ मेन वर मोर वैल्यूएबल देन द नोबलेस्ट बुक्स। पॉसिबल तो है लेकिन देखो एक कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आया। ये कह रहा है कि मोर प्योरली डिलाइटफुल मेन, इस दुनिया में प्योरली डिलाइटफुल मेन ज्यादा हैं देन प्योरली डिलाइटफुल बुक्स। ऐसा कुछ पैसेज में नहीं लिखा है ब्रदर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो बैड एक्सपीरियंसेस की बात हुई है कि जो बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं लोगों के साथ, वो किताबी एक्सपीरियंस से ज्यादा वैल्यूएबल हैं। तो जाहिर सी बात है कि डिलाइटफुल पीपल से आपको डिलाइटफुल एक्सपीरियंस होगा, बैड एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, यस पॉसिबल, बट मैं काट दूंगा इसको। It is the experience with other human beings that nourishes one's life and not necessarily the books. It is a keyword. ठीक है, देखो हार्ड स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा है नॉट द बुक्स, ये कह रहा है नॉट नेसेसरीली द बुक्स। तो ये सारे आपके फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट्स होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और प्लस ये आपका जो आंसर था पिछले क्वेश्चन का उसके साथ बहुत ही ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड है, उसके साथ एकदम संगति में है, विसंगति में बिल्कुल नहीं है। डी स्टेटमेंट अगेन आपका बहुत नेगेटिव मैन है, नीदर मैन नॉर बुक्स गिव एनी वर्थवाइल एक्सपीरियंस। तो ऐसा कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आपका कभी भी आंसर हो ही नहीं सकता। तो बी और सी में थोड़ा सा अगर था भी तो मैंने बी को पहले ही खारिज कर दिया था। सी इज योर आंसर। इट इज द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बीइंग्स दैट नरिशेस वंस लाइफ एंड नॉट नेसेसरीली द बुक्स। सो यू कैन रीड ऑल द 4 ऑप्शंस एंड बहुत ही कॉमन सेंस से विदाउट रीडिंग द पैसेज यू कैन आंसर दिस। आपको पैसेज देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन दुनिया में कहीं भी लिखा हो तो 100 में से 99 लोग, ठीक है, जो जरा सी अकल लगाएंगे, उनको सपोज कुछ ना दिया जाए, उनको पैसेज वैसे से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ इतना लिख के दे दिया गया और पूछा जाए बताओ कौन सा आंसर है, तो मुझे जहां तक लगता है 99% लोग इसी वाले को ही आंसर बताएंगे, क्योंकि यार बहुत ही ऑब्वियस सा स्टेटमेंट है, उसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। Again, which one of the following pairs best helps to bring out the metaphorical meaning of the motto of my life? देखिए, अब इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप 100 बार भी अगर पैसेज पढ़ लेंगे तो इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मीडो ऑफ माई लाइफ, थोड़ा सा आइडिया एक्सट्रैक्ट करने के लिए यस यू कैन गो एंड रीड द पैसेज। ठीक है, आप थोड़ा सा रीड भी कर लेंगे कि हाँ पूरे सेंटेंस को देखा जाए कि मीडो ऑफ माई लाइफ कौन से सेंस में लिखा गया है, देन मे बी पॉसिबिलिटी इज देयर कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। बट स्पेशली फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप मिड ऑफ माई लाइफ ऐसा ये वर्ड या फ्रेज कभी सुना होगा ना, तो इट इज वेरी इजी एंड टू गेस या नो द मीनिंग। सो मिडो ऑफ माई लाइफ हैज बीन यूज्ड इन द सेंस ऑफ वास्ट एंड रिच एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे वास्ट एंड रिच लाइफ के बजाय अगर वास्ट एंड रिच एक्सपीरियंस वगैरह लिखता ना तो वो ज्यादा उसके थीम को एक्सप्रेस करता। तो मिडो ऑफ लाइफ इज वास्ट एंड रिच लाइफ। ठीक है, प्योर एंड हेल्दी लाइफ की कोई बात नहीं है, वेल नरिश्ड बट डल लाइफ। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, हालांकि इसको गेस करना इज नॉट दैट इजी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको गेस कर सकते हो सिर्फ ऑप्शंस देख के, नो यू कांट गेस। और हाँ, पैसेज पढ़ के आप थोड़ा सा आइडिया निकाल सकते हो, बट अगेन दैट वोंट बी वेरी इजी। क्यों? क्योंकि आप इन फ्रेजेस को देखो तो पुअर एंड डल खत्म हो जाएगा पैसेज पढ़ने के बाद। प्योर एंड हेल्दी आप कंफ्यूज हो गए
ठीक है, बट द आंसर इज वास्ट एंड रिच, यू हैव टू नो सच फ्रेजेस। तो इसमें अगर जानते हैं तो सही हो जाएगा, अदरवाइज गेस वर्क विल नॉट वर्क। नाउ नेक्स्ट, इन हिज अर्ली यूथ द ऑथर लाइक टू हैव मोर डीलिंग्स विद बुक्स देन विद मेन, प्रेफर टू हैव डीलिंग्स ओनली विद, ओनली आ गया, ठीक है, ऐसा ओनली पोनली वाला स्टेटमेंट कभी आंसर होता नहीं है, ठीक है। लाइक टू हैव मोर डीलिंग्स विद मेन दैट विद बुक्स, ठीक है, ये अभी मैं समझाता हूं। लाइक टू हैव डीलिंग्स मोर विद मेन देन विद बुक्स, लाइक टू हैव डीलिंग्स मोर विद मेन देन विद बुक्स, लाइक टू हैव मोर डीलिंग्स विद मेन देन विद, दोनों एक ही जैसे स्टेटमेंट्स हैं यार, ठीक है, थोड़ा सा आपका ग्रामेटिकल चेंज हुआ है। लाइक टू हैव मोर डीलिंग्स विद मेन देन विद बुक्स, लाइक टू हैव डीलिंग्स मोर विद मेन देन विद बुक्स, दोनों ही तरीके लिखने के सही हैं और दोनों एक ही बात है और दोनों गलत बात है, ठीक है। इसलिए गलत बात है कि अभी क्या पूछ रहा है, अर्ली यूथ की बात पूछ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा था कि इन हिज लेटर ईयर्स, ठीक है, इन हिज लेटर ईयर्स हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनिस्ड, यानी बाद के सालों में किताबों के प्रति उसका प्रेम जो है कम हो गया। तो जाहिर सी बात है यार, शुरुआती दिनों में प्रेम रहा होगा किताबों से, तभी तो लिखा है कि बाद के दिनों में कम हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, तो पहले किताबों से प्रेम था, बाद में कम हो गया, इतना तो आप ऑलरेडी जानते हैं। और उसको कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, ए वाला, ठीक है। लाइक टू हैव मोर डीलिंग्स विद बुक्स, पहले वो बुक्स के साथ ज्यादा डीलिंग करना पसंद करता था देन विथ मेन, लेकिन लेटर ईयर्स में क्या हो गया, हिज लव फॉर बुक्स डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ए इज योर आंसर। सो यू कैन सी दैट यू डोंट नीड टू रीड द पैसेज एट ऑल, विथ कॉमन सेंस, ठीक है, यू कैन क्रैक द पैसेज विदाउट रीडिंग द पैसेज। Yes, of course, it will need some practice. So practice is up to you. Now, moving forward. Preposterous, क्या करना है इसमें, सिनोनिम बताना होगा। तो preposterous के सिनोनिम्स आप देख लीजिए, वो होता है ludicrous, ठीक है, ludicrous होंगे आप, ridiculous, ludicrous, absurd, ठीक है, हास्यास्पद बोलते हैं हिंदी में, हास्यास्पद, अजीब, ठीक है, स्ट्रेंज, कि जिसपे हंसी आए, जो बेतुका हो बहुत ज्यादा, तो ऐसी चीजों को आप बोलते हैं प्रिपोस्टरस। प्रिपोस्टरस लुक भी हो सकती है, प्रिपोस्टरस स्टेटमेंट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी चीज बेतुकी हो सकती है। योर आंसर इज एब्सर्ड। बाकी केयरफुल का मीनिंग आप जानते ही हैं, मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। कैजुअल मतलब आप जानते ही हैं कि कैजुअल इज एक होता है फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल का अपोजिट है कैजुअल, ठीक है। फॉर्मल में आप बहुत ही डेफिनेट या डिफाइंड पैटर्न होता है चीजों का, और कैजुअल में बहुत ही डेफिनेट या डिफाइंड पैटर्न नहीं होता है चीजों का। कपड़े पहनने का अंदाज भी फॉर्मल एंड कैजुअल होता है। आप कैजुअल ड्रेस खरीदने जाते होगे, कभी फॉर्मल वेयर खरीदने जाते हो, बातचीत करने का अंदाज भी फॉर्मल होता है, जहाँ पे आपका डिफाइंड एंड डेफिनेट पैटर्न होता है। फॉर्मली आप बिहेव करते हैं एंड कैजुअली आप बिहेव करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में आप कलीग्स वगैरह के साथ कैजुअल थोड़ा रहते हैं। एंड जेलिड, जेलिड इज होता है वेरी कोल्ड, ठीक है, ग्लेशियल बोल सकते हैं, ग्लेशियल, ठीक है। आपने वो वर्ड सुना होगा, ग्लेशियर सुना है ना, तो एक ग्लेशियर से ये आया है, ठीक है। आपका बहुत ही ठंडी चीजों को आप बोलते हैं जेलिड। एंड आगे देखते हैं अगला वर्ड, पार्सिमोनियस, ठीक है, इसके भी सिनोनिम जान लीजिए। आपका आंसर तो इसमें से थ्रिफ्टी है, THRI FTY, थ्रिफ्टी इज योर आंसर। और अदर वर्ड्स आर स्टिंगी, ठीक है, बहुत ही कंजूस या क्लोज फिस्टेड, ठीक है। और थ्रिफ्टी का हिंदी जो होता है इसका मितव्ययी, मितव्ययी बोलते हैं बहुत ही सोच समझ के
बैलेंस्ड हिसाब किताब से पैसे खर्च करने वाला पर्सन, ठीक है, वो मितव्ययी होता है, थ्रिफ्टी, ठीक है। और इसके स्टिंगी थोड़ा सा एक्सट्रीम जाता है, पार्सिमोनियस बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। थ्रिफ्टी थोड़ा सा न्यूट्रल ग्राउंड पे रहता है। न्यूट्रल ग्राउंड पे रहने का मतलब कि मितव्ययी बहुत नेगेटिव वर्ड नहीं है। मितव्ययी मतलब सोच समझ के पैसे खर्च करने वाला, एकदम महाकंजूस नहीं। लेकिन पार्सिमोनियस मतलब होता है महाकंजूस, स्टिंगी मतलब होता है महाकंजूस, क्लोज फिस्टिस मतलब होता है थोड़ा सा कंजूस, और निगार्डली इज अगेन, ठीक है, बहुत ज्यादा कंजूस, निगार्डली। सो निगार्डली, क्लोज फिस्टेड, स्टिंगी एंड थ्रिफ्टी, ऑल दीज आर सिनोनिमस विथ पार्सिमोनियस। अच्छा देखो, पारसी कुछ वर्ड्स के लिए मैं एक निमोनिक भी इस्तेमाल करता हूं। निमोनिक क्या होता है, पहले तो निमोनिक समझ लो। निमोनिक इज अ टूल, ठीक है, दैट हेल्प्स यू, ठीक है, इन रिमेम्बरिंग थिंग्स, चीजों को याद रखने में जो आपको मदद करे, ऐसा कोई भी टूल, ऐसा कोई भी उपकरण या चीज आपकी निमोनिक का काम करती है। तो यहाँ पार्सिमोनियस अगर आपको याद रखना है ये वर्ड, तो इसके लिए मेरे पास इसका पहले तो नाउन बता दूं। पार्सिमोनियस तो एडजेक्टिव है और इसका नाउन बनेगा पार्सिमोनी, ठीक है। अब पार्सिमोनी आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखो, पर्स प्लस मनी। तो यार पर्स में पैसा होने के बाद भी ना वो बहुत पार्सिमोनी करता है, यानी पर्स में पैसा है ठूस के भरा हुआ है, फिर भी वो बहुत पार्सिमोनी करता है, यानी बहुत कंजूसी करता है। तो ये थोड़ा सा निमोनिक के तरीके से काम करेगा आपका, पर्स प्लस मनी, पार्सिमोनी, ठीक है। इसको ऐड करके आप रिलेट कर सकते हैं और पार्सिमोनी फिर आपको भूलेगा नहीं, और इसी से पार्सिमोनियस आपका कंजूस बन गया। तो कंजूसी, पार्सिमोनी, कंजूस, पार्सिमोनियस। आगे देखते हैं 87। सीरीन इज वेरी काम, ठीक है। अदर वर्ड्स आर प्लेसिड, ठीक है, ट्रांक्विल, प्लेसिड, ट्रांक्विल, काम, क्वाइट, ठीक है। ये क्वाइट को जरा सा देख लो यार, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ये क्वाइट है, ठीक है, और ये क्वाइट है, ठीक है। और क्वाइट का सेंस होता है वेरी, ठीक है। इट इज क्वाइट कोल्ड आउट देयर, इट इज क्वाइट कोल्ड आउट देयर का सेंस हुआ इट इज वेरी कोल्ड आउट देयर, ठीक है। वेरी या कंसिडरेबल में के सेंस में भी इस्तेमाल होता है ये, कंसिडरेबली कोल्ड या वेरी कोल्ड, क्वाइट कोल्ड। और ये होता है क्वाइट, ये क्वाइट नहीं है, क्वाइट का मतलब होता है शांत, और वही मतलब आपका इसका सीरीन का भी होता है। तो सीरीन इज काम, प्लेसिड, ट्रांक्विल या क्वाइट। एंड अगला है लेबिरिंथाइन, ठीक है। लेबिरिंथ को आप जानते होंगे, लेबिरिंथ इज भूल भुलैया, ठीक है। तो भूल भुलैया की तरह ये एडजेक्टिव आपका बन गया है, और भूल भुलैया की तरह जो चीजें होती हैं उसको आप लेबिरिंथाइन बोलते हैं। अभी लेबिरिंथ यानी भूल भुलैया, आप इसको कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, ठीक है, यू कैन कॉल इट कॉम्प्लेक्स। जटिल, समझने में कठिन, भूल भुलैया की तरह, ठीक है। लेबिरिंथ इज भूल भुलैया। और लेबिरिंथ की तरह अगर कोई चीज है तो वो लेबिरिंथाइन है। कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, डिफिकल्ट टू सॉल्व है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। क्लैमरस सीरीन का उल्टा है एकदम, ठीक है, सीरीन का अपोजिट है क्लैमरस। क्लैमरस इज शोरगुल से भरा हुआ, ठीक है, वेरी नॉइजी। तो नॉइजी इज शोरगुल से भरा हुआ। एंड sumptuous is again, sumptuous is magnificent, ठीक है, शानदार। अब शानदार के लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, स्पेक्टेक्युलर, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आप sumptuous। तो sumptuous इज इंपॉर्टेंट,
बाकी स्प्लेंडेड एंड मैग्निफिसेंट ये सब तो जल्दी पूछता नहीं है। अलैक्रिटी इज एक्टिविटी, तो एक्टिविटी बल्कि एक्टिवनेस बोलो, एक्टिवनेस। एक्टिवनेस इसलिए कि एक्टिवनेस भी नाउन है, अलैक्रिटी भी नाउन है, तो नाउन का सिनोनिम नाउन ही होगा। तो अलैक्रिटी इज एक्टिवनेस, बहुत ज्यादा तत्परता, फुर्ती, फुर्ती को आप बोलते हो अलैक्रिटी। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा फिर? अपोजिट होगा इसका लिथार्जी। ठीक है, लिथार्जी मतलब आपको कुछ और वर्ड्स बता देता हूं इसके लिए। लैकाडेजिकल, ठीक है, सुस्त, कामचोर, कंटाल, लुगुब्रियस। अभी लुगुब्रियस शायद पिछली एसटी में भी आया हुआ था। ठीक है, पिछली एसटी आप लोग चेक करना, ये लुगुब्रियस वर्ड वाज देयर। और हाँ, एक बात और बताएं आप लोग को, एसटी से आपको फायदा कैसे उठाना होता है। सपोज आपने सैटरडे को कोई एसटी दी और उसको जितना भी अटेम्प्ट कर पाए किए, एंड संडे को आपने डिस्कशन देखा एसटी का, ठीक है, और उसके बाद आपने उस एसटी को ठंडे बस्ते में डाल दिया, दोबारा जिंदगी में कभी आप उसको देखे नहीं, तो हाँ हो सकता है 10% या 20% आप उस एसटी से गेन करेंगे, ये आपका गेन होगा। लेकिन आपने एसटी दिया, फिर डिस्कशन को भी फॉलो किया, एंड उसके बाद जब आपने नेक्स्ट एसटी देनी थी ना संडे, सैटरडे को या किसी दिन, तो इस सैटरडे और नेक्स्ट सैटरडे के बीच में 7 दिन आपके पास हैं, 10 से 15 मिनट एक सेक्शन के ऊपर। जैसे इंग्लिश है तो 10 मिनट, मैथ्स के ऊपर भी 10-15 मिनट, बाकी जीएस और रीजनिंग पे भी 10-15 मिनट, ऐसे कुल मिला जुला के गया आपका वही 1 घंटा या आधा घंटा, जैसे भी आप टाइम को डिवाइड करें। तो ये सैटरडे से सैटरडे के बीच में आपको 30 मिनट के लिए वो एसटी एक बार और देख लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार एसटी दिया फिर वो एसटी को जिंदगी में फिर दोबारा देखेंगे नहीं, बस एक बार एसटी दे दिया और डिस्कशन कर लिए हो गया, नहीं है। अगर आप उसको ऐसा करते हैं कि एक एसटी से देने के और अगली एसटी देने के बीच में एक बार उसको 2-4 दिन बाद देख लेते हैं एक लुक, तो आपका ये जो गेन है, जो 10-20% अभी था, ये 50% के आसपास या मोर देन 50, इवन की 80%, 90% आप गेन करोगे अगर आपने उसको 2 बार देखा तो। So STs are very important, you should follow them and you should approach them। ठीक है, आप उसको फिर से जाइए उसके पास। तो अभी ये लुगुब्रियस तब आपको दिखेगा वहां पे, और तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑल दिस वर्ड्स आर वेरी रिलेटेड। तो अलैक्रिटी का सिनोनिम आपका लिथार्जी है, एंड सिनोनिम में बताना ना, अपोजिट बताना यार, तो अपोजिट है ये। एंड ग्रीवस आपका ग्रीफ से बना है। ग्रीफ माने होता है गम, दुख, तो जो दुखी और गमगीन है वो आपका ग्रीवस है। एंड टेनासिटी, टेनासिटी इज अगेन लाइक टेनेशियस। ठीक है, इसका एडजेक्टिव देखिए टेनेशियस। टेनेसिस आपका बनता है जैसे वेरी फर्म, ठीक है, बहुत ही ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ, जिसने ठान लिया वो उसको करेगा। ठीक है, जिद्दी टाइप का आदमी, तो ये जिद्दी आप इसको, टेनेसियस मतलब जिद्दी, और टेनेसिटी इज जिद्दीपना। ठीक है, तो टेनेसिटी जिद्दीपन, दृढ़ प्रतिज्ञता, फर्मनेस, एंड उससे टेनेशियस आपका एडजेक्टिव बनेगा जिद्दी। पायस इज सैक्रेड। ठीक है, सैक्रेड यानी पवित्र, तो पवित्र चीजों को, सैक्रेड के लिए भी थोड़ा सिनोनिम देख लो, होली, एंड एक वर्ड आता है सैक्रोसैंक्ट। ठीक है, सैक्रोसैंक्ट, सैक्रोसैंक्ट में देखिए, देखो सैक्रो भी है सैक्रेड वाला, एंड सैंक्टिटी, सैंक्टिटी इज अगेन पवित्रता, तो सैंक्टिटी इज पवित्रता, एंड सैक्रोसैंक्ट में क्या हो रहा है, सैक्रेड वाला सैक्रो और सैंक्टिटी वाला सैंक्ट, तो सैक्रोसैंक्ट, इसका मीनिंग हो जाता है वेरी होली, अति पवित्र कह सकते हैं आप। ठीक है, पायस, पायस, सैक्रेड, होली और सैक्रोसैंक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़े से रिलेवेंट, कंपैरेटिवली बहुत इजी हैं,
और इसको अगर कोई एस्पिरेंट गलत करता है तो फिर अच्छी बात नहीं है। इसमें तो आपको 100% स्कोर करना ही करना चाहिए। अभी एनी सिस्टम इज लाइकली टू फॉर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक, आप सारे ऑप्शंस को फिल करके देख लो, कोई सूट बैठेगा नहीं। ठीक है, ये सही है। ठीक है, एनी सिस्टम इज लाइकली टू फेल, कोई भी सिस्टम फेल हो जाएगा फॉर वांट ऑफ। ठीक है, फॉर वांट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, फॉर वांट ऑफ समथिंग का मतलब होता है कमी। ठीक है, उस चीज की स्कार्सिटी, स्कार्सिटी ऑफ एनीथिंग, उस चीज की कमी होगी तो आप उस चीज को कर नहीं पाओगे कभी। तो वांट ऑफ मतलब कमी, चाहत। तो एनी सिस्टम इज लाइकली टू फेल फॉर वांट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक। एनी सिस्टम इज लाइकली टू सर्वाइव फॉर लैक ऑफ। तो आप बताइए, तो एकदम उल्टा है यार। ठीक है, सर्वाइव कैसे करेगा अगर लैक ऑफ, उस चीज का लैक हो गया तो। ठीक है, एंड सक्सीड नहीं करेगा फॉर रीजन ऑफ फ्रॉम द पब्लिक, नो, नो सेंस, फिनिश, नो सेंस। तो there is only one option which makes sense, which is fail and want. 19 since we read, देखो अब ये देखो, since we have read every book we sold the famous ones, ऐसा कोई ये absurd है, absurd अभी थोड़ी देर पहले आया था। ठीक है, preposterous या absurd setting है, इसको आप fill नहीं कर सकते। ठीक है, since we cannot read every book we select only famous ones, ये बहुत सही बात है कि हम लोग सारी किताबें तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जो फेमस बुक्स हैं उनका नाम वगैरह बाजार में सुनते हैं, उसी को पढ़ लेते हैं। एंड वी शुड रीड एवरी बुक, ऐसा कोई बात नहीं है। एंड वी बाई ओनली द फेमस वन, ऐसा कुछ नहीं। अगर सब पढ़ना चाहिए तो सब खरीदो ना। एंड डी वाला भी नहीं है, वी कैन रीड एवरी बुक, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंस वी कैन वी परचेज ओनली, नो सेंस। सो ओनली सी फिट्स हियर। तो ये सब ज्यादा समझाना नहीं है, आप लोग समझदार हैं, खुद ही जानते हैं। He is usually but today he appears rather, again आपको देखो usually this but today he, but आ गया ना, but मतलब क्या, पहले का जो आएगा पॉजिटिव तो बाद में आएगा नेगेटिव, और पहले आएगा नेगेटिव तो बाद में आएगा पॉजिटिव। तो आपको अपोजिट टाइप का सेंस वाला चाहिए, स्ट्रिक्ट, अनवेल, नो सेंस, टेंस, रेस्टलेस। अपोजिट नहीं है मेरे भाई, ही इज यूजुअली टेंस, बट आ गया तो बट रेस्टलेस, ये अपोजिट नहीं है, सेम फ्लो में जाता है, नेगेटिव नेगेटिव। सो हैप्पी ह्यूमरस, ये भी सेम फ्लो में जाता है, हैप्पी हैप्पी, ह्यूमरस माने मजा किया। तो नो, ये सब सेम फ्लो वाले हैं। आपका काम एम डिस्टर्ब। ठीक है, आमतौर पे ही इज यूजुअली, आमतौर पे वो बड़ा काम रहता है। ठीक है, बट लेकिन आज वो बड़ा ही डिस्टर्ब लग रहा है भाई, क्या बात है। तो यू गॉट योर आंसर सी। व्हाट इज दिस, इसमें इम्प्रूव करना है सेंटेंस को। ये देखो, वाज किल्ड, कौन वाज किल्ड, मोर देन वन। अब बताओ, मोर देन वन सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? मोर देन वन, वन तो है नहीं, वन से ज्यादा है। तो जब वन से ज्यादा है तो वर करो यार। ठीक है, वाज नहीं। तो कौन सा आंसर सही हुआ? वर किल्ड। एक होता तब वाज किल्ड, मोर देन वन है तो वर किल्ड। Not a word they spoke to the unfortunate wife about it. Not a word did they speak. Not a word did they speak to the unfortunate wife about it. एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने उस बेचारी औरत से उसके बारे में। Why, ये स्ट्रक्चर क्यों गलत है और ये स्ट्रक्चर क्यों सही है, जरा इसको समझिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एम्फेसिस की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, एम्फसाइज जब करते हैं किसी स्टेटमेंट को आप, तो आई नो, आई डू नो, यही तो आया था। आई नो, ठीक है, मैं जानता हूं, और आई डू नो, मैं पक्का है जानता हूं, ये एम्फेसिस है। तो व्हेन यू एम्फसाइज यू प्लेस द हेल्पिंग वर्ब इन बिटवीन, सो दैट इज व्हाई not a word did they speak to the unfortunate wife about it. This sentence needs emphasis, and to add that emphasis you need to invert. So this would be your answer. And the next one is 91. Take care that you are not to be cheated. Take care that you are not to be cheated. नहीं, not to be cheated, cheated ये थोड़ा सा गलत सेंस दे रहा है। Take care that you will not be cheated. Take care that you will not, that take care you will not be cheated.
ये फ्रेज है यार, ठीक है, ये फ्रेजल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, आप इसको बहुत ज्यादा ग्रामर लगा के नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, फिर मैंने बताया था रीडिंग, ठीक है, रीडिंग विल कम टू सेव यू अगेन, ठीक है, तो रीडिंग की हैबिट आपकी होगी तो आपकी जान बच जाएगी इस सवाल में, ठीक है। एंड टेक केयर दैट यू आर नॉट टू बी चीटेड, टेक केयर दैट यू विल नॉट बी चीटेड, दिस इज द आंसर। एंड इसको थोड़ा कंपेयर करो सी और ए को, टेक केयर है तो दैट आएगा इसके बाद, इसलिए दैट को रिमूव नहीं करेंगे, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। एंड टेक केयर दैट यू आर नॉट चीटेड एंड टेक केयर दैट यू विल नॉट बी चीटेड, कुछ नहीं है, ये आपका प्रेजेंट का पैसिव है और ये आपका फ्यूचर का पैसिव है, ठीक है। प्रेजेंट का पैसिव वॉइस, फ्यूचर का पैसिव वॉइस, दोनों में डिफरेंस इतना ही है। देखो आर को आपने क्यों कैंसिल किया और विल को आपने क्यों चूज किया। टेक केयर, आप अभी की बात नहीं कर रहे हो उस बंदे से जिसको भी आप ये सलाह दे रहे हो ना, टेक केयर, उसको आप भविष्य के लिए सलाह दे रहे हो, अभी वर्तमान की आप उससे कोई बात करवा नहीं रहे हो, इसलिए आपका ये पैसिव वॉइस जो बनेगा वो फ्यूचर का बनेगा। टेक केयर दैट यू विल नॉट बी चीटेड, संभाल के रहना यार, कोई तुम्हें ठग वग ना ले, यहाँ पे बाजार बड़ा खराब है, तो ऐसा करके आप बात करते हैं, टेक केयर दैट यू विल नॉट बी चीटेड। अभी क्या है, इडियम फ्रेज मीनिंग बताना, गिव इन ए पीस ऑफ अ माइंड, ठीक है, स्पीकिंग काइंडली सैडली चेयरफुली शार्पली, शार्पली, ठीक है, स्पीकिंग शार्पली, ठीक है। ऐसा देखो एक सेंटेंस लिखता हूं, शी gave me a piece of her mind, ठीक है, ऐसा करके आपने कोई मान लीजिए किसी से बोला she gave me a piece of her mind, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसने थोड़ा सा दिमाग का टुकड़ा निकाला और आपको दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने दिखाया आपको कि what she is capable of, ठीक है, she showed you what she is capable of, how she can destroy you in minutes. So how did she do that? How did she show this? By speaking very sharply. उसने बहुत ही होशियारी, बहुत चालाकी, बहुत चतुराई से ऐसी ऐसी बातें आपसे की कि आप आंसर लेस हो गए, आपके पास कोई जवाब नहीं रह गया। और ऐसा क्यों हुआ? Because she showed you a piece of her mind. She displayed her ability. So she gave you a piece of her mind. बाकी चीयरफुली वगैरह आंसर है नहीं, यही है, काइंडली वगैरह कुछ नहीं कही थी आपसे। She gave you piece of her mind, that means she spoke very sharply and you were unable to confront her. Go down to business is to start a business, begin to work very seriously, ठीक है। When you go down to your business, ठीक है, तो आप किसी से आप कहते हैं कि now we should go on to our business, now we should, ठीक है, go down to business, that means now we should start working very seriously, we should not take things lightly, otherwise we will spoil our business, so let's go down to business, that means let's start working seriously, फादर बिजनेस वगैरह कुछ होता नहीं। तो इडियम फ्रेज करने का देखो, ज्यादा गेस वेस करके आप इसमें काम कर नहीं पाओगे, बेहतर है कि आप उसको पढ़े रहो पहले से, ठीक है। अगर आप उस इडियम या फ्रेज को पहले से पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको तुरंत खटाक से आंसर कर दोगे। नहीं पढ़े हैं तो गेस कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, मिक्स्ड रिस्पॉन्स आता है, कुछ ऐसे जैसे ये वाला गेस करने लायक है। हाँ, इसको अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो यू कैन गेस कि स्टार्ट ए बिजनेस, नो आई मीन पता नहीं गेस कर सकते हो कि नहीं, बट पढ़ा होना इज इंपॉर्टेंट और टू बिगिन टू वर्क सीरियसली। एंड इट्स अप टू यू, समटाइम्स हमारी जो इंस्टिंक्ट होती है ना, इंस्टिंक्ट, ठीक है, बड़ी अजीब चीज होती है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंटेलिजेंट लोगों की जो इंस्टिंक्ट्स होती है ना, इंटेलिजेंट या स्मार्ट लोगों की जो इंस्टिंक्ट होती है, दैट इज ऑलवेज राइट, दैट टेंड टू बी राइट। लेकिन अगर आप इस इंटेलिजेंट या स्मार्ट कोई बंदा नहीं है और उसकी जो इंस्टिंक्ट होंगी तो आप फिर भगवान ही मालिक है फिर, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, उसकी इंस्टिंक्ट तो कुछ भी हो सकती है। इंस्टिंक्ट मतलब होता है नोइंग विदाउट लर्निंग, आपको मन करता है, दिल करता है, अंदर से आवाज आती है, तो वो नॉलेजेबल, मैंने बताया साहब साहब, नॉलेजेबल जितना ही ज्यादा बंदा रहेगा उसकी इंस्टिंक्ट उतनी ज्यादा एक्यूरेट रहेगी, और नॉलेजेबल नहीं है तो इंस्टिंक्ट वगैरह कुछ काम आता नहीं, ठीक है। गोज अबाउट इज इक्वल टू गोज अराउंड, वाई, व्हाट गोज अराउंड, एक कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड,
ठीक है, ये बहुत ही कहावत टाइप का है। ठीक है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसी करनी वैसी भरनी सुने होंगे, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो सेम टाइप का आपकी कहावत है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और इसी कहावत को आप ऐसा भी बोल सकते हो, व्हाट गोज अबाउट कम्स अबाउट। ठीक है, जो जाएगा वो आएगा, जैसा करेगा वैसा तू पाएगा। सो दिस इज योर आंसर, गोज अबाउट। एडजस्ट वेल, बाकी ये सारे आंसर है नहीं। द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड। ठीक है, जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मेरे मन में बिना ऑप्शंस को देखे एक वर्ड आ गया था, वो वर्ड मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। मेरे मन में आया था गवर्नमेंट, ठीक है, बिना ऑप्शन को देखे। लेकिन फिर मैंने ऑप्शन देखा तो गवर्नमेंट ऑप्शन में था ही नहीं। गवर्नमेंट का मतलब होता है अकोनाइजर, CONNOSSIEUR। ये मिसस्पेल्ड वर्ड्स में भी आता है कोनाइजर। ठीक है, कि फाइंड मिसस्पेल्ड वर्ड, तो कोनाइजर इज ऑफन मिसस्पेल्ड, तो इसकी स्पेलिंग को भी ध्यान देना, NNS है। अकोनाइजर, एंड कोनाइजर मतलब होता है स्पेशलिस्ट। ठीक है, स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट, तो अकोनाइजर ऑफ फूड। ठीक है, एंड स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट ऑफ फूड, इसको बोलते हो आप क्या, अ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड एंड कोनाइजर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एंड कोनाइजर का सिनोनिम गवर्नमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट अलग चीज है, कोनाइजर अलग चीज है। कोनाइजर इज एन एक्सपर्ट ऑफ एन आर्ट। ठीक है, किसी भी चीज का एक्सपर्ट, आर्ट, स्पोर्ट, एक्टिविटी का जो स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट होगा वो उस फील्ड का कोनाइजर होगा। लेकिन जो कोनाइजर ऑफ फूड होगा, खाने पीने का, जो महापारखी होगा, स्पेशलिस्ट या शौकीन एक्सपर्ट होगा, उसको आप बोलते हो गवर्नमेंट। और ये क्वेश्चन देखो, द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, तो आपका गवर्नमेंट अगर ऑप्शन में होता तो बहुत ही प्रोबेबल आंसर होता, लेकिन है ही नहीं, इसलिए आपका आंसर है गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ब्लास्फेमी होता है अपमान वगैरह करना, किसका, रिलीजन वगैरह का। आप धर्म वगैरह के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो तो आप ब्लास्फेमी कमिट करते हो, और ब्लास्फेमी कमिट करने के ऊपर बवाल पूरी दुनिया में चलता ही रहता है, आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, और फास्टिडियस मतलब होता है बहुत ही ज्यादा तुनक मिजाज। ठीक है, तुनक मिजाज। ठीक है, मतलब ये बहुत ही मेटिकुलस होगा एक तरीके से। मेटिकुलस पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन फास्टिडियस पॉजिटिव वर्ड नहीं है। ठीक है, मेटिकुलस माने छोटी छोटी बारीकियों पे, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला, तो ऐसा पर्सन इज कॉल्ड मेटिकुलस एंड इट इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस। बट फास्टिडियस इज नॉट यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस, इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव ट्रेट। ठीक है, बहुत ज्यादा तुनक मिजाज, छोटी सी बात कुछ खराब हो गई, गुस्सा हो गए, डांट दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो फास्टिडियस इज अ नेगेटिव वर्ड। एंड ग्लूटन इज पेटू। ठीक है, इसको कभी भी, इसको कंफ्यूजन की चांसेस हैं कि आप ग्लूटन पे टिक कर दें, लेकिन कभी करिएगा नहीं। ग्लूटन मतलब होता है खब्बू या पेटू, बहुत ज्यादा भुक्खड़, जो खूब खाना खाए, उसको अच्छा खराब से कोई मतलब नहीं, जंक फूड भी खाएगा, दाल चावल भी खाएगा, मछली पनीर सब खाएगा, क्योंकि वो पेटू है, भुक्खड़ है, ग्लूटन है। अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय द किडनैपर्स इज नोन एज रैंसम। ठीक है, रैंसम की रकम नहीं मिलने पर उन्होंने बच्चे को मार दिया, तो फिरौती की रकम नहीं मिलने पर, ठीक है, रैंसम इज फिरौती, तो दे डिड नॉट गेट द रैंसम, उन्हें रैंसम नहीं मिला, सो दे किल्ड द बेबी, सो दे किल्ड द बॉय, सो दे डिड नॉट गेट द फिरौती, दे डिड नॉट गेट द रैंसम। वर्चुओसो इज एन अगेन स्पेशलिस्ट ऑफ एन आर्ट। ठीक है, किसी आर्ट वगैरह का स्पेशलिस्ट, ठीक है, या महारथी को आप बोलते हो वर्चुओसो, और स्पेशली ये म्यूजिक के फील्ड में ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, संगीत वगैरह का, जो वाद्य यंत्र का या संगीत की किसी विधा का बड़ा महारथी आदमी है, तो वर्चुओसो इन दिस फील्ड, वर्चुओसो ऑफ दैट फील्ड। एंड सोनेट आपकी एक पोएम होती है। सोनेट आपको कई बार ये पूछता है वन वर्ड वगैरह में, तो इसको भी आपको जानना ही चाहिए। सनेट 14 लाइन की एक पोएम होती है, 14 पंक्तियों की किसी कविता को। अभी ये लिखा हुआ नहीं जाता, शेक्सपियरियन एज में, उस टाइम के एज जब आपकी पोएट्री का वो सब काल चल रहा था, तो शेक्सपियर वगैरह ऐसा सोनेट वगैरह, शेक्सपियर को बेसिकली जाना जाता है, जहां भी सोनेट आएगा तो शेक्सपियर का नाम थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सोनेट्स वगैरह लिखी थी। एंड फेंट इज डिसीव। ठीक है, छल करके, छलना, ठगना किसी को,
याद रखिए कि उसको देखो, एक वर्ड है फेंट, ठीक है, फेंट अलग है, फेंट मतलब होता है बेहोश होना, और ये आपका फेंट है, ठीक है, ये छल से रिलेटेड होता है, ठीक है, किसी को डिसीव करना, टू डिसीव समवन, ठीक है। आइए लास्ट देख लेते हैं, इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म इज मैलिएबल, ठीक है, मैलिएबल इज एनी ऑब्जेक्ट विच यू कैन गिव इट एनी शेप दैट यू वांट, अगर आप उसको जैसा भी आकार देना चाहते हैं वो आकार उसको दे सकते हैं। आप कोई भी रबर या इलास्टिक वाली जो आइटम होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा मैलिएबल होते हैं, या वाटर को भी आप बोल ही सकते हो, क्योंकि जैसे बर्तन में रखो वही उसका शेप हो जाता है, तो यस वाटर इज मैलिएबल। लेकिन क्या कोई रॉक का टुकड़ा है तो क्या ये भी मैलिएबल है? नहीं, इतना आसान नहीं होता, हालांकि एक्सपर्ट लोग हैं रॉक से भी कुछ भी बना देते हैं, बट दैट इज नॉट वेरी इजी टू शेप, गिव इट एनी शेप। तो यस, वाटर, रबर या फिर एनी इलास्टिक मटेरियल जो भी बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी है उसमें, तो इलास्टिक मटेरियल इज ऑलवेज मैलिएबल, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। बाकी अदर वर्ड्स को भी देख लेते हैं। पोर्टेबल इज पीने लायक, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिए, ड्रिंकेबल वर्ड नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो सच वर्ड एज ड्रिंकेबल, ठीक है। ड्रिंकेबल के लिए आपका जो वर्ड होता है वो यही लिखा हुआ है, पोर्टेबल, ठीक है। अरेबल मतलब होता है खेती करने लायक, ठीक है। सुटेबल फॉर फार्मिंग, सुटेबल फॉर फार्मिंग, खेती के लिए उपयुक्त, अरेबल। और फेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वन वर्ड में ये काफी बार पूछा जाता है। फेबल एक स्टोरी होती है जिसमें मोरल मैसेज कुछ रहता है, मोरल स्टोरी, ठीक है। लेकिन इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो ये कि फेबल में आप एनिमल्स वगैरह की चर्चा करते हैं। कैसे? अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो एनिमल्स वगैरह के हेल्प लेके आप कोई मोरल, आपने खूब खरगोश और चूहे की कहानी सुनी होगी, खरगोश और कछुआ की कहानी सुने होंगे सब लोग, ठीक है। फास्ट एंड स्टीडी विंस द रेस, कैसे पता आपको? क्योंकि एक बार एक कछुआ था, खरगोश से जीत गया था, वगैरह वगैरह। फिर गाय, बकरी, बछड़ी, शेर, ऐसा करके जो भी कहानियां बनाई जाती हैं बच्चों को नैतिकता सिखाने के लिए, सच स्टोरीज आर कॉल्ड अ फेबल, ठीक है। So I hope you understand this ST now, and I hope that this explanation will help you. Thank you very much for being so patient and listening so kindly. Thank you. See you.